नमस्कार दोस्तों, मित्रों। जैसा कि पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि सर बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो ब्लर्ड दिखती हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे रिजॉल्व किया जाए। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको और भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है एक तरीके से। तो प्रैक्टिकल के दौरान चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती हैं, वो तो आप जानते ही हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे हम बढ़ते हैं, एएनएस के रिसेप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अल्फा 1 रिसेप्टर, इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी ड्रग को पढ़ने से पहले उसकी रिसेप्टर की लोकेशन और रिसेप्टर की मैकेनिज्म को समझना अति आवश्यक है। अगर आप रिसेप्टर की लोकेशन नहीं समझते, उसकी वर्किंग नहीं समझते, तो आप ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को, ड्रग के रिजल्ट को, ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आप नहीं समझ पाएंगे। तो ड्रग के मोड ऑफ एक्शन, ड्रग के रिसेप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिसेप्टर की लोकेशन को समझना जरूरी है कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो देखिए अल्फा 1 रिसेप्टर, एक्चुअली ये जो मैं रिसेप्टर आज बताने जा रहा हूँ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनके नाम है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 and beta 3. These receptors are sympathetic nervous system, यानी एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए रिसेप्टर्स की लोकेशन, अगर मैं अल्फा 2 की बात करूं तो अल्फा 2 की जो लोकेशन है वो जनरली प्री सिनेप्टिक होती है। किसी भी नर्व के पहले छोर पर, आप ध्यान से समझिए इसको। जैसे एक नर्व ये आ रही है, इसका अंतिम छोर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहेंगे, और दूसरा छोर हमारी दूसरी न्यूरॉन्स का होगा, वो किस इस तरह होगा। तो इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक, इसको बोलेंगे पोस्ट। तो हमारा जो अल्फा 2 रिसेप्टर का लोकेशन है वो जनरली क्या होता है, प्री सिनेप्टिक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्री सिनेप्टिक होता है। मुझे लगता है कि ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर अभी नहीं दिखता कमेंट में मुझे लिख के भेजिएगा, मैं इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये वीडियो केवल क्लास लेक्चर का ही नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपके फार्मेसी के दौरान जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या जीपैट के एग्ज़ाम देंगे या हायर एजुकेशन, सब जगह आपको ये वीडियो काम आएगा। इसलिए न केवल आप सब्जेक्ट के मुताबिक इसको पढ़िए, बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी इस पर केंद्रित रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्री सिनेप्टिक लोकेशन हो गई। अब आते हैं बीटा रिसेप्टर पर। तो देखिए बीटा 1 रिसेप्टर की जो लोकेशन है, बीटा 2 रिसेप्टर की क्या लोकेशन है, और बीटा 3 रिसेप्टर की क्या लोकेशन है, ये तीनों लोकेशन पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए बीटा 1 रिसेप्टर हमेशा मायोकार्डियम, ये एक ऐसी मसल है मायोकार्डियम जो हार्ट में पाई जाती है। इसके अलावा इसका काम क्या है बीटा 1 का, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। बीटा 2 की लोकेशन क्या है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल मतलब लंग्स, और इसके साथ वेस्कुलर स्मूथ मसल, वेस्कुलर स्मूथ मसल जहाँ जहाँ भी होगी स्मूथ मसल। इसके अलावा इसका काम क्या है, मस्कुलर मसल डायलेशन,
इसे आप ब्रांकियल डायलेशन भी कह सकते हैं, ब्रांकियल डायलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बीटा 3 की पोजीशन अगर हम देखें तो ये जनरली फैट सेल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फैट सेल्स में। और जब ये एक्टिवेट होता है तो इससे होता है लिपोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, इससे होता है लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और लिपो का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। स्पष्ट दिख रहा है आपको? लिपिड का ब्रेकडाउन। यानी बीटा 1 की लोकेशन मायोकार्डियम में है, हार्ट की मसल्स में है। इसका काम है हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। ब्रांकियल बीटा 2 है ब्रांकियोल में, वेस्कुलर स्मूथ मसल में। इसका काम है मसल को डायलेट करना, यानी ब्रांकियल मसल को डायलेट करना। बीटा 3 की लोकेशन है फैट सेल। फैट सेल में जब भी ये एक्टिवेट होगा ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो इसका काम होगा लिपोलाइसिस का। लिपोलाइसिस में लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और लिपो का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे SAR ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब होता है कि दोज ड्रग व्हिच आर इक्विवेलेंट टू एड्रिनर्जिक ड्रग या सिंपैथेटिक ड्रग। माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, यानी जो ड्रग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर की मिमिक्री करे, उसकी तरह एक्ट करे, वो ड्रग कहलाती हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। देखिए, आपकी बॉडी में जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन कह सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनलिन कह सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनलिन। तो अगर हम सार पढ़ रहे हैं इसका सिंपैथोमाइमेटिक का, तो हम कोई एक ड्रग उस सिंपैथेटिक कैटेगरी की लेंगे, चाहे वो नॉरएड्रेनलिन हो, चाहे वो एपिनेफ्रिन हो, कोई भी एक ड्रग ले लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक ड्रग ले लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। चूँकि कैटेकोलामाइंस है तो यहाँ पर OH हो सकता है, यहाँ OH हो सकता है, लेकिन चूँकि हमें सार बताना है तो हम यहाँ OH न लिखते हुए हम इसको लिखेंगे पैरा, इसको लिखेंगे मेटा, इसको लिखेंगे मेटा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ठीक सिधान में पैरा होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पैरा, यहाँ मेटा, यहाँ मेटा, और यहाँ पर फिर आप वही चीज़ CH2 और NH2 लिखिए। ये है आपका एक लीड कंपाउंड, इसको हम कहते हैं लीड कंपाउंड, जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी किस पोजीशन पर क्या चेंज करें कि हमारी ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिनाइल रिंग की। तो इस फिनाइल रिंग की अगर बात करते हैं तो फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब इस फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक मेटा है और एक पैरा पोजीशन है, मेटा और पैरा पोजीशन। दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स साइड चेन के रूप में, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे मेटा एंड पैरा पोजीशन ऑफ
फिनाइल रिंग एंड इथाइल अमीन साइड चेन, ध्यान समझिएगा, मेटा पैरा पोजीशन आप फिनाइल रिंग पोजीशन लिख दिया, एंड इथाइल अमीन साइड चेन इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि दे इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ, ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन, ध्यान दीजिए, सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन, यानी ये साइड चेन और ये पोजीशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ड्रग की एक्टिविटी के लिए। किसी ड्रग का मतलब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर दूसरे पोजीशन पर दूसरा पॉइंट आइए, अगर हम बीटा पोजीशन की बात करें, देखिए ये अल्फा है और ये बीटा, तो बीटा फिनाइल इथाइल, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव सोज मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, यानी इस पोजीशन पर, यानी बीटा पोजीशन पर सोज मैक्सिमम एक्टिविटी which contain OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप रहेगा यहाँ? OH ग्रुप दिख रहा है। ये जो OH ग्रुप है अगर इस पोजीशन पर लग जाए तो हमको मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब चाहे आप डोपामीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप फिनाइल उसका एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप नार एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर दीजिए, सब में इस पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। यानी दिस OH ग्रुप एट बीटा पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। पोजीशन सार में जो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने कहा जो कैटाकॉल रिंग है, कैटाकॉल रिंग है, ठीक है, ये आपने देखा, और यहाँ पर आपने देखा कि CH2 NH2 है। तो ये जो कैटाकॉल रिंग है ये इम्पॉर्टेंट फॉर सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होगा। क्लियर हो गया? अब अगर इस, ये दूसरा पॉइंट है, अगर तीसरा पॉइंट है, अगर इस OH ग्रुप को हम रिप्लेस करके पैरा से मेटा पर लगा दें, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से कर दें, और ड्रग आपकी ये हो जाए CHOH, ये हो जाए CH2, ये हो जाए NH, और यहाँ पर यहाँ पर 2 CH3 लग जाएं, तो इस ड्रग का नाम होता है मेटाप्रोटेरिनॉल। हमने यहाँ पर कैटाकॉल रिंग को एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। भाई कैटाकॉल तो ये था ना, अब ये तो कैटाकॉल नहीं है ना। अब इस तरह का अगर कैटाकॉल रिंग नहीं रह गया तो ये ड्रग अब सेलेक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलेक्टिव हो जाएगी अल्फा आर बीटा के। वैसे ये ड्रग तो बीटा 2 रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिव है और उसी की एगोनिस्ट मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इस ड्रग का हमको केवल एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हमने इस कैटाकॉल रिंग को समाप्त करके और अपने स्ट्रक्चर में यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। अब अगर चौथी बात करें, अगर एक बार फिर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस OH ग्रुप को फिर से एबोलिश करते हैं और हम इसको लिख देते हैं CH2OH, ध्यान से देखिए,
और यहाँ पर OH ग्रुप लिख देते हैं। यहाँ पर फिर वही कहानी CHOH CH2, अब की बार NH से यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे CH3 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 और इसका नाम हो जाता है सालब्यूटामाल। और ये ड्रग भी आपकी बीटा-2 एगोनिस्ट होती है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव हो गई। अब क्या हो गई? सेलेक्टिव। यानी अगर कैटाकॉल रिंग लगी हुई है तो कैटाकॉल रिंग इज नॉट सेलेक्टिव, वो अल्फा और बीटा किसी पर भी जा सकती है, अल्फा और बीटा। लेकिन जब हम कैटाकॉल रिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे इस OH को यहाँ लगा दिया या इस OH को हमने C2OH कर दिया, तो वो ड्रग सेलेक्टिव हो जाती है, अल्फा या बीटा पर जाएगी, उस ड्रग की सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाएगी। पांचवी बात अगर हम करें तो वही बात है कि अल्फा और बीटा ये दोनों पर बाइंड होने के लिए कैटाकॉल रिंग इज इम्पॉर्टेंट। कैटाकॉल रिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन में यही कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन में कैटाकॉल रिंग है तो सिलेक्टिविटी नहीं रहेगी, अल्फा या बीटा या अल्फा आर नहीं एंड अल्फा और बीटा दोनों पर बाइंड होगी। ये खास बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक और पॉइंट इसमें रह जाता है कि अगर एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन को हम या कैटाकॉल रिंग को ओरली लेते हैं, क्या लेते हैं? ओरल लेते हैं। इसको लेते हैं कैटाकॉल रिंग कंटेनिंग ग्रुप कंटेनिंग ड्रग लाइक एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन, तो ये ड्रग जो होती हैं ये इजली मेटाबोलाइज हो जाती हैं और इनका एक्शन जो है वो हमें नहीं मिलता, इन्हें इंजेक्टिवली लेना पड़ता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन। ये तो हुआ फिनाइल रिंग के बारे में, इतना हमने आपको बताया। कैटाकॉल रिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर। अब एक स्ट्रक्चर आपको अगर बनाता हूँ यहाँ पर सार के लिए ही, इसको आप तो यहाँ पर हम अब नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन एट नाइट्रोजन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एट नाइट्रोजन। तो देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन एट नाइट्रोजन करेंगे तो यहाँ पर पहला क्या होगा कि अमीनो ग्रुप, ध्यान दीजिए, अमीनो ग्रुप इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अमीनो ग्रुप शुड बी separated by 2 कार्बन। देखिए 2 कार्बन एटम which are important for potent activity। यानी अगर आप यहाँ 3 कार्बन कर देंगे, 4 कर देंगे तो एक्टिविटी पोटेंट नहीं रह जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर आप कोई बल्की ग्रुप अटैच कर देते हैं, बल्की ग्रुप अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो क्या होगा? जैसे अभी तो आपने CH3 देखा था, अब उसकी जगह पर कोई बल्की ग्रुप अटैच कर दे, जैसे C6H5 जोड़ दे या CH2 C6H5 जोड़ दे, तो उससे क्या होगा कि अल्फा एक्टिविटी घटेगी, बल्की ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन, देन अल्फा एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड
बीटा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, ध्यान दीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर मोर पोटेंट, पोटेंट का मतलब जल्दी एक्शन देंगे, देन टर्सरी एंड क्वार्टरनरी अमीन। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन हो गया, फिनाइल रिंग के सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम लोग SAR को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्म पर, और कुछ ड्रग की स्ट्रक्चर और उसकी सिंथेसिस, उसके यूजेस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। रेगुलर और कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं लेक्चर के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में जो भी आपके सामने एग्ज़ामिनेशंस आएँ, रेगुलर एग्जामिनेशन छोड़ दीजिए, जो आपके डिग्री के होने वाले हैं उसको छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी आप क्रैक कर सकें। डीप स्टडी करिए, रेगुलर स्टडी करिए, निश्चित तौर पर आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। फार्मा फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है उनके अंदर नेगेटिविटी की भावना होती है, उन्हें लगता है कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग अगर एक साथ मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी और एक अच्छा पोजीशन हमें हासिल होगा। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक बार मैं आपको इन चीज़ों पर मोटिवेशनल लेक्चर दूंगा कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और कैसे हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक असफल व्यक्ति ही सफलता के राज बता सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।